आयान का चेहरा महिका के गले से लगा हुआ था। महिका के बालों में आती खुशबू आयान के ऊपर छा रही थी। महिका की खुशबू कमाल की थी। उस खुशबू में वो फिर से खो गया था। वो और महिका के गले के पास चला गया। महिका को तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर आयान कर क्या रहा था। आयान के होठ महिका के गले को छूने लगे थे, जिससे महिका की बेचैनी बढ़ने लगी। वो जल्दी से बोली, मेजर साहब, आखिर आप क्या कर रहे हैं? ये सुनकर आयान जल्दी से अपने होश में वापस आया और जल्दी से महिका के ऊपर से खड़ा हो गया। उसने एक नजर महिका को देखा, फिर उसकी नजर उसके होठों पर चली गई, जो किस करने से रेड हो चुकी थी, और महिका के कान और गाल भी लाल हो गए थे। आयान जल्दी से पलटकर खड़ा हो गया। उसे बहुत ही शर्मिंदगी महसूस हो रही थी महिका के सामने। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो महिका से इसके बारे में क्या कहे। उसके मन में आया कि वो अभी बालकनी से कूद कर चला जाए, लेकिन वो ऐसा नहीं कर सकता था, वरना महिका उसे गलत समझ जाती। इसलिए उसे महिका को फेस करना ही होगा। महिका बेड से पीठ लगाकर बैठ गई और आयान को देखने लगी। उसने आयान से कुछ नहीं कहा। आयान अपने बालों में हाथ फेरते हुए उसकी तरफ पलटा और उसे देखने लगा, जो उसे ही देख रही थी। अपनी फीलिंग्स छुपाने के लिए आयान उसे घूरते हुए बोला, क्या ऐसे क्या देख रही हो? ये सुनकर महिका अपनी आंखें छोटी करके आयान को घूरने लगी, जिससे आयान हड़बड़ा गया और अपने जज्बात छुपाते हुए बोला, क्या ऐसे क्यों घूर रही हो? पहली बार देख रही हो मुझे? महिका दूसरी तरफ देखते हुए सीरियस आवाज में बोली, एक फौजी आधी रात को किसी लड़की के रूम में बालकनी से आता है और तो और उसे किस भी करने लगता है। क्या इसका रीजन जान सकती हूँ मैं? आयान को उम्मीद नहीं थी कि महिका अचानक से उससे ऐसा सीधा सवाल कर लेगी। आयान को समझ नहीं आया कि आखिर वो क्या बोले। उसने महिका को देखा, जो इस वक्त बहुत ही सीरियस नजर आ रही थी। फिर उसे बेड पर बैठा खरगोश नजर आया। वो उसे देखकर कुछ सोचते हुए बोला, मैं इसके लिए आया था। महिका खरगोश को देखकर बोली, इसके लिए? वो भी बालकनी से? मुझे नहीं पता था कि आपकी इस खरगोश के साथ इतनी गहरी दोस्ती है। आयान एक गहरी सांस लेकर बोला, हाँ, वो मैं गुड़िया के पास गया था और ये उसके पास नहीं था। मुझे लगा गुड़िया से अपने पास ना देखकर परेशान हो जाएगी, और मैं नहीं चाहता कि गुड़िया किसी भी बात को लेकर परेशान हो। ये खरगोश उसके पास नहीं था तो मुझे लगा पक्का ये तुम्हारे पास होगा, इसलिए मैं इसे लेने यहाँ पर आ गया। महिका उसे शक की नजरों से देखते हुए बोली, वो भी बालकनी से? आयान अपने हाथों को मोड़ते हुए बोला, हाँ, क्योंकि तुम्हारा रूम अंदर से बंद था। मैंने कितनी बार खटखटाया लेकिन तुमने कोई जवाब नहीं दिया, इसलिए मुझे बालकनी से आना पड़ा। महिका बोली, क्या सच में? ये सुनकर आयान को लगा कि कहीं महिका उसकी फीलिंग्स न जान जाए, इसलिए वो अपने अंदाज में ही कड़क आवाज में बोला, तुम्हें क्या लगता है मैं झूठ बोल रहा हूँ? महिका ने कुछ नहीं कहा। आयान ने बहुत आसानी से बात को घुमा दिया था। महिका अपनी आंखें गोल करते हुए बोली, और मेरे दूसरे सवाल का जवाब? ये सुनकर आयान समझ गया था अब वो क्या कहे इसके बारे में। वो सोचने लगा। फिर वो हल्का सा खांसते हुए बोला, हाँ, मैं इस खरगोश को पकड़ रहा था और इसकी वजह से मेरा बैलेंस बिगड़ गया और मैं तुम्हारे ऊपर झुक गया, और तुम इसे जैसी करनी वैसी भरनी भी कह सकती हो। महिका कंफ्यूज होकर बोली, इसका क्या मतलब हुआ? आयान महिका को घूरते हुए बोला, भूल गए तुम बिना मेरी इजाजत के मुझे किस करके भाग गई थी। ये उसी का नतीजा है। तुमने मुझे किस किया, मैंने भी वही किया, हिसाब बराबर। महिका बेख्याली में ही बोल पड़ी, अरे ये तो गलत बात है, मैंने तो सिर्फ एक ही बार किस किया था और ये आपने तो मुझे दूसरी बार किस किया है ना। लेकिन वो जल्दी ही चुप हो गए। उसे अब एहसास हो गया कि आखिर वो क्या बोल गई थी। वहीं आयान ये सुनकर चौंक गया था। महिका ने आयान को देखा, जो उसे ही घूर रहा था। आयान महिका को घूरते हुए बोला, अच्छा, तो तुम्हें उस दिन का सब कुछ याद है? महिका ने कुछ नहीं कहा। आयान उसकी तरफ बढ़ते हुए बोला, हाँ, तो तुम्हें सब याद था। तो तुम्हें ये भी पता था कि तुम नशे में क्या कर रही हो और तुमने मुझे कितना परेशान किया। तुमने मुझे जानबूझकर परेशान किया ना। आयान को अपनी तरफ आते हुए देखकर महिका बेड पर से उतरकर भागते हुए बोली, हाँ, मैंने जानबूझकर परेशान किया आपको, क्या कर लेंगे आप? आयान उसे घूरते हुए बोला, तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम मुझसे ऐसे बात करो? महिका अपने हाथों को मोड़ते हुए बोली, हाँ, तो बहुत हिम्मत है, तभी तो आपसे मोहब्बत है, वरना कोई कमजोर दिल की लड़की तो आपका गुस्सा देखकर ही मर जाएगी, प्यार तो दूर की बात है। आयान बोला, मैं इतना डरावना नहीं हूँ जो तुम ये कह रही हो। महिका अपने बालों को संवारते हुए बोली, किसी दिन गुस्से अपने आप को आईने में तब पता चल जाएगा मेजर साहब। आयान ने महिका को गुस्से से देखा, लेकिन उसके मन को एक खुशी मिल गई थी कि अब महिका मायूस नहीं थी। उसे बहुत अच्छा लग रहा था कि महिका उसके सामने खुलकर बात करती थी। आयान कड़क लहजे में बोला, अब सो जाओ, रात बहुत हो गई है। इतना क्या में जाने लगा। महिका बोली,
हाँ, ये सही है। खुद आकर पहले मेरी नींद खराब करो और आप कह रहे हो कि सो जाओ। खुद को चैन मिलने के बाद मुझे बेचैन कर दिया। ये किस हद तक सही है? आयान उसकी तरफ पलटते हुए बोला, तुम कुछ ज्यादा नहीं बोल रही हो? मैं आयान की आंखों में देखकर बोली, मैंने गलत बोला? आयान ने कुछ नहीं कहा, बस वापस बालकनी में जाने लगा। महका पीछे से ही बोली है, दरवाजे से चले जाइए। आयान बिना उसकी तरफ मुड़ते हुए बोला, मैं सिर्फ यहाँ पर तुम्हें देखने आया था, और अगर किसी घर वाले ने मुझे तुम्हारे कमरे से निकलते हुए देख लिया तो बातें बन गई, और मैं नहीं चाहता कि कोई तुम पर उंगली उठाए। इतना कहकर वो आगे बढ़ गया। आयान की बात सुनकर महका के होठों पर एक मुस्कुराहट आ गई। तभी उसकी नजर खरगोश पर पड़ी। महका जल्दी से उसे उठाकर भागते हुए बालकनी में गई और आयान को देखा जो पाइप पकड़कर ऊपर चढ़ रहा था। वो आयान से बोली, मेजर साहब, इसे तो ले जाइए जिसके लिए आए थे। आयान ने एक नजर उस खरगोश को देखा जो उसे ही घूर रहा था। आयान बोला, कोई जरूरत नहीं है। फिर उसने खरगोश को वार्निंग भरी नजरों से देखा, जैसे कि कह रहा हो कि अगर फिर से उसकी महका के पेट के ऊपर बैठे तो वो उसे छोड़ेगा नहीं। वो खरगोश डर कर महका से और चिपक गया। ये देखकर आयान को बहुत गुस्सा आया। तभी उसके कानों में महका की आवाज पड़ी, मेजर साहब, अब तो कह दीजिए आप मुझे पसंद करते हैं। ये सुनकर आयान चढ़ते हुए बोला, ये जानना तुम्हारे लिए जरूरी नहीं है। इतना कहकर वो मुस्कुराने लगा। महका आयान को बहुत बुरी तरह से घूरने लगी। फिर खुद से बोली, मैं भी महका सिंह हूँ, आपसे बुलवा कर रहूंगी कि मैं आपकी बेतहाशा चाहत बन गई हूँ। इतना कहकर वो वापस सोने चली गई। अगले दिन महका आज बहुत खुश थी। हमेशा खड़ूस रहने वाली महका सिंह के चेहरे पर आज मुस्कान बनी हुई थी, जिसे देखकर सब हैरान थे। वहीं ताहिरी ने उसका सर खा लिया था पूछ पूछ कर कि उसके और मेजर आयान के बीच क्या हुआ था, क्योंकि वो जानती थी कि इस मुस्कान की वजह वही हो सकते थे। महका आज इतनी खुश थी कि उसने आज संजू को एक दिन ट्रेनिंग से छुट्टी भी दे दी थी, जिसे संजू ने उछलते कूदते हुए झट से मान लिया था। आज सुबह सुबह महका किचन में भी गई थी। वहाँ मालिनी जी हैरान तो बहुत थी, लेकिन खुश भी थी। महका की मुस्कान देखकर उन्होंने तो काला टीका तक लगा दिया था, कहीं महका की मुस्कान को नजर न लग जाए। वहीं आयान के कमरे में आयान का अलग ही हाल था। कल रात का सीन उसकी आंखों के सामने से जाने का नाम ही नहीं ले रहा था। उसे बार बार महका के ख्वाब आ रहे थे, जिस वजह से वो सारी रात ठीक से सो ही नहीं पाया। उसके जहन में सिर्फ और सिर्फ महका ही चल रही थी। उसने सोचा कि एक बार उसको देखकर उसकी बेचैनी दूर हो जाएगी, उसके दिल को राहत मिल जाएगी, लेकिन उसका दिल तो लालची निकला। महका से मिलने के बाद, यहाँ तक कि उसे किस करने के बाद ही उसके दिल को और चाहत होने लगी। उसे और बहुत कुछ चाहिए था। आयान पागल हो गया था। एक बार को तो उसके दिल में आया कि वो महका के रूम में जाकर उसकी नींद हराम कर दे और उसे अच्छे से सबक सिखाए, क्योंकि ये सब जो उसके साथ हो रहा था वो सब महका की ही वजह से हो रहा था। उसे गुस्सा तो अपने ऊपर सबसे ज्यादा आ रहा था कि वो अपने इमोशंस कंट्रोल नहीं कर पा रहा था, जो उसके बाएं हाथ का खेल था। लेकिन महका तो आराम से सुकून की नींद सोई हुई थी। आयान सुबह सुबह 4 बजे उठकर रनिंग पर चला गया था और एक्सरसाइज करने, ताकि उसका मन थोड़ा शांत हो सके। और उसे शांति मिल भी गई थी, क्योंकि वो अपनी प्रैक्टिस में पूरा मग्न हो गया था। और उसने बेचारे रोहन को भी नहीं छोड़ा। उसे तो समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर सुबह सुबह उसका भाई उसे किस बात की सजा दे रहा था। वो अपने सपने में खोया हुआ था कि सब लोग उसका ऑटोग्राफ ले रहे थे। वो इस दुनिया का सबसे बेहतरीन क्रिकेटर बन गया था, लेकिन उसके भाई ने उसने सपने के ऊपर अपना आर्मी टैंक चला दिया था। सब नाश्ते के लिए डाइनिंग टेबल पर आ गए थे। महका तो आयान को बहुत प्यार से देखे जा रही थी। आयान लग ही इतना हैंडसम रहा था। आयान ने एक डार्क ब्लू कलर की शर्ट पहन रखी थी, जिसके ऊपर के 2-3 बटन खुले हुए थे, जिससे कि उसका चौड़ा सीना दिख रहा था, और शर्ट की स्लीव मुड़ी हुई थी। एक हाथ में घड़ी भी थी। महका आयान को बड़े गौर से देख रही थी। तभी महका की नजर आयान के दूसरे हाथ पर गई। उसे कुछ कुछ दिखाई दिया, लेकिन पूरी तरह नहीं, क्योंकि शर्ट की स्लीव्स बीच में आ रही थी। महका ने अपने दिमाग पर जोर डाला। उसे याद आया कि जब उसने आयान को शर्टलेस देखा था, तब शायद उसके हाथ पर एक टैटू बना हुआ था। महका का ध्यान उसकी बॉडी को देखने में ज्यादा था, इस वजह से वो टैटू को नहीं देख पाई। महका उस टैटू को देखना चाहती थी। वो और घूरकर आयान को देखने लगी, और आयान उसकी नजरों को सह नहीं पा रहा था, लेकिन फिर भी उसने अनजान बनते हुए अपने चेहरे पर सख्त भाव ला रखे थे, और अपने खड़ूस चेहरे के साथ साथ उसने बाकी का नाश्ता कंप्लीट किया। सब बड़ों को छोड़कर ताहिरी, रोहन और संजू की नजर उन दोनों पर ही बनी हुई थी। उन तीनों को समझ नहीं आ रहा था आखिर इन दोनों को क्या हुआ था। आयान नाश्ता करने के बाद संजू से उसका ध्यान रखने को बोलकर अपनी ड्यूटी पर चला गया। एक कंपनी में महका और ताहिरी अंदर से बाहर आ रही थी। महका की आंखों पर ब्लैक कलर के गॉगल्स थे। वो अपनी शान में चल रही थी कि उसके सामने एक लड़की आकर खड़ी हो गई। ताहिरी का उसको देखकर ही मुंह बन गया। महका ने घूर के उसे देखा, क्योंकि उसे बिल्कुल पसंद नहीं था कि कोई उसके रास्ते के बीच में आए। सामने तानिया बजाज अकड़ से खड़ी थी। उसके साथ एक और लड़की थी, लेकिन उस लड़की का ध्यान तो सिर्फ महका पर ही था।
क्या महका आयान के दिल की बात उसके जुबान पर ला पाएगी? तानिया हाथ को मोड़ते हुए बोली, हे यू अजीब लड़की, तुम ये कर रही हो? तुम्हें पता भी है ये कंपनी किसकी है? तुम्हारी औकात है खड़े होने की? उसके साथ वाली लड़की बोली, तानिया ये कैसी बातें कर रही हो? किसी से ऐसे कहते हैं क्या? तानिया उसे घूरते हुए बोली, सना तुम मेरी बहन या फिर इसकी? सना ने कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप खड़ी रही। महका ने एक नजर तानिया की आंखों में देखा जिसमें साफ साफ उसकी बेइज्जती करने की इच्छा नजर आ रही थी। महका बिना कुछ कहे वापस नहीं जाई, उसके पीछे थी। उन्हें गार्ड ने भी रोका। तानिया गार्ड्स को डांटते हुए उनके पीछे भागी। सना भी उसके पीछे गई। महका ने चलते चलते साइड में पड़ा एक तार उठा लिया। वहाँ पर बिजली का काम चल रहा था, जिस वजह से वहाँ पर बहुत सारी वायर्स पड़ी हुई थी। महका सीधा लिफ्ट में गई और उसने टॉप किया। तानिया जब तक वहाँ पहुँचती दरवाजा बंद हो गया था। तानिया जल्दी से दूसरी लिफ्ट में गई। उसके पीछे सना भी। उसे कुछ समझ रहा था कि यही वो लड़की थी जिसने बिन कुछ कहे उसकी बहन की अच्छी खासी बेइज्जती की। लिफ्ट के अंदर ताहिरी ने महका फायर को अपने हाथ में लपेट रही थी। वो अभी महका से कुछ नहीं कह सकती थी। उसे पता था कि महका के दिमाग में कुछ तो चल रहा था जो उस दुनिया के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। लिफ्ट आकर टेरेस पर रुक गई। महका ने बाहर निकलकर आसपास देखा। वहां दूसरी लिफ्ट आकर रुकी, जिसमें से तानिया निकलकर आसपास देखा। तभी वहां दूसरी लिफ्ट आकर रुकी, जिसमें से तानिया निकली। वो सीधा महका के पास जाकर चिल्लाते हुए बोली, यू बिच, आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे इग्नोर करने की? तेरी जैसी लड़कियों को तो मैं अपना नौकर भी ना बनाऊं। ताहिरी की मुट्ठियां आपस में भीज गई थी। उसका तो अभी मन कर रहा था कि वो अपनी कमर के पीछे से गन निकालकर इसका भेजा उड़ा दे, लेकिन जब तक महका का ऑर्डर नहीं मिलता वो ऐसा कुछ नहीं कर सकती थी। तानिया की बात सुनकर सना ने महका को ऊपर से लेकर तक देखा, जिसने ब्लैक जीन्स, ब्लैक लॉन्ग कोट, पैरों में बूट्स, आंखों में गॉगल्स। कोई भी उसे देखकर आसानी से बताता था कि वो खुद ही कितनी अमीर होगी। सना एक फैशन डिजाइनर थी। महका के कपड़ों को ध्यान से देखने के बाद उसे पता चल गया था कि ये कपड़े बेशक दिखने में सिंपल थे, लेकिन इनकी कीमत लाखों से ऊपर की होगी। वो इतना समझ गई थी कि ये कपड़े इंडिया में डिजाइन नहीं किए गए थे। उसे पता नहीं क्यों, लेकिन महका में बहुत इंटरेस्ट आ रहा था। सना एक फैशन डिजाइनर थी, लेकिन वो इतनी फेमस नहीं थी। वो एक अच्छी लड़की थी। वो अपनी पूरी लगन के साथ काम करती थी और उसका सिक्स सेंस कमाल का था। ये कंपनी उसके डैड की थी, जो रिश्ते में तानिया के मामा लगते थे। महका को कुछ ना बोलता देखकर तानिया फिर चिल्लाते हुए बोली, गूंगी, तुझे बोलना नहीं आता क्या? महका ने तब भी कुछ नहीं कहा। वो चलकर सीधा टेरेस की रेलिंग के पास जाकर खड़ी हो गई। तानिया को अब गुस्सा आ रहा था। महका उसे पूरी तरह से इग्नोर कर रही थी। वो महका के पास गए और उस पर हाथ उठाने ही वाली थी कि उसके हाथ को किसी ने पकड़ लिया। तानिया को अपनी कलाई में बहुत दर्द महसूस होने लगा था। तानिया ने सामने देखा, जहाँ ताहिरी उसे ही अपनी लाल आंखों से गुस्से से घूर रही थी। तानिया अपना हाथ छुड़ाते हुए बोली, ये क्या कर रही हो? छोड़ो मुझे। देखो, मेरी दुश्मनी तुमसे नहीं है, मेरी इससे दुश्मनी है। तुम बीच में मत पड़ो, वरना तुम्हारे लिए भी अच्छा नहीं होगा। मुझे 1 मिनट नहीं लगेगा तुम दोनों को तुम्हारी औकात दिखाने में। ताहिरी ने तब भी उसका हाथ नहीं छोड़ा, बल्कि उसने अपनी पकड़ और मजबूत कर ली। तानिया को बहुत ही दर्द हो रहा था। वो चिल्लाते हुए बोली, तुम जानती नहीं हो मेरे डैड कौन है? अगर उनको पता चल गया ना तो तुम दोनों की वो हालत करेंगे कि किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहोगी। महका ने आंखों से ताहिरी को इशारा किया, जिससे कि ताहिरी ने उसका हाथ झटके से छोड़ दिया। तानिया अपनी कलाई को सहलाने लगी। उसे लगा कि उसके डैड के बारे में सुनकर वो डर गई। तानिया फिर महका से बोली, मैं तुम्हें छोड़ दूंगी अगर तुम मुझसे मेरे पैरों में गिरकर माफी मांगो तो। महका ने कुछ नहीं कहा। वो तो बस नीचे का नजारा देखने में बिजी थी, जहाँ से गाड़ियां आ जा रही थी। तानिया को बहुत गुस्सा आ रहा था। वो गुस्से में पागल हो रही थी। सना तानिया के पास आकर बोली, तानिया चल छोड़ना, क्यों लड़ाई कर रही है? चलना, हम चलते हैं यहाँ से। तानिया उसे धक्का देते हुए बोली, तू खुद को समझती क्या है? हाँ, यहाँ मेरी बेइज्जती हुई जा रही है और तुझे यहाँ से चलने की पड़ी है। तानिया के धक्के से सना गिरने वाली थी, लेकिन महका ने उसे पकड़ लिया। सना तो आंखें फाड़े महका को देखने लगी। महका ने उसकी एक बाह पकड़कर उसे साइड में खड़ा कर दिया। सना तो बस एक टक महका को देखे जा रही थी। महका ने फिर तानिया को देखा, जिसको कभी भी पागलों वाले हॉस्पिटल शिफ्ट किया जा सकता था। महका के होठों पर एक टेढ़ी स्माइल आ गई। महका की स्माइल तानिया के गुस्से को बढ़ाने के लिए काफी थी। तानिया खुद को शांत करके अपने हाथों को मोड़ते हुए एक घमंड भरी हंसी हंसते हुए बोली, आखिर तुम हो कौन? किस बात का घमंड है तुम्हें? कुछ भी तो नहीं हो तुम, सिर्फ एक टीचर हो। तुम्हारे पास तो खुद का घर तक नहीं है, तभी सिंघानिया परिवार को बेवकूफ बनाकर उनके घर में बैठी हुई हो। अरे तुम तो अनाथ हो, जिसके माँ बाप का कोई अता पता नहीं है, जिसका इस दुनिया में आगे पीछे कोई नहीं है। अब महका के चेहरे के भाव बदल गए। तानिया आगे बोली, और मुझे अच्छे से पता है जिनके माँ बाप नहीं होते ना, वो लड़कियां कैसी होती हैं। फिर वो महका के आस पास गोल घूमते हुए बोली, वाली लगती हो। पता है तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें अनाथ आश्रम में क्यों छोड़ा होगा? क्योंकि तुम इसी लायक थी, एक अनाथ आश्रम में रहने के लायक।
महका की मुट्ठियां आपस में भीज गई। उसकी खूबसूरत आंखों का कलर चेंज हो गया, जो गॉगल्स की वजह से दिखाई नहीं दे रहा था। ताहिरी अपने मन में बोली, तुम्हें उतना ही बोलना चाहिए था जितना तुम सहन कर सकती हो। अब माही को मैं तो नहीं रोक सकती, वो सब बर्दाश्त कर सकती है, लेकिन कोई उसके माँ बाप को बीच में लाए, ये वो बर्दाश्त नहीं कर सकती। वहाँ का माहौल चेंज हो गया। सना को अचानक से महका से बहुत डर लगने लगा था। उसके पास से आती ठंडी हवाएं उसके बदन को कांपने पर मजबूर कर रही थी। उसके रोंगटे खड़े हो गए थे। वो तो खुद ही कोने में जाकर छिप गई, लेकिन तानिया को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। वो तो बस महका को उसकी औकात दिखाना चाहती थी, इसके अलावा उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। तानिया अपनी ठोड़ी पर हाथ रखते हुए बोली, मुझे तो लगता है कि तुम्हारी माँ ना किसी की रख है। वो आगे कुछ कहती कि उससे पहले ही वो बाहर टेरेस की दूसरी साइड लटकी हुई थी। सना ने अपने मुंह अपने हाथ पर रख दिया। वही ताहिरी नाव में सर हिलाने लगी, जैसे कह रही हो कि इसको अब कोई नहीं बचा सकता। महका ने अपने हाथ में लिपटी वायर को निकालकर एकदम से तानिया के गले में लपेट दिया और उसे छत के नीचे धक्का दे दिया। महका की आंखें गुस्से से लाल थी, वो गुस्से से कांप रही थी। तानिया के गले में वायर लिपटी हुई थी और उसका दूसरा छोर महका के हाथ में था। तानिया का दम घुट रहा था। उसने नीचे की तरफ देखा, जहाँ उसे अपनी मौत नजर आ रही थी। अगर महका ने वायर को छोड़ दिया तो तानिया सड़क पर गिर जाएगी और उसकी मौत हो जाएगी। अगर महका नहीं भी छोड़ती तब भी उसकी मौत होनी ही थी। उसकी मौत तो आज किसी भी हाल में होनी तय थी। सना जल्दी से महका के पास जाकर घबराते हुए बोली, ये आप क्या कर रही हैं? प्लीज उसे छोड़ दो, मैं उसकी तरफ से माफी मांगती हूँ, प्लीज उसे छोड़ दो। महका डेविल स्माइल करते हुए बोली, ठीक है, छोड़ देती हूँ। इतना कहकर उसने अपने हाथ में पकड़ी वायर को ढीला कर दिया, जिसे सना ने देख लिया था। वो जल्दी से रोते हुए बोली, नहीं नहीं, प्लीज मत छोड़ो। ये सुनकर महका ने वायर को कसकर पकड़ लिया और तानिया को देखने लगी, जिसका पूरा चेहरा लाल हो गया था। उसे सांस नहीं आ रही थी, उसकी आंखें बंद। तानिया की आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन इससे महका को कोई फर्क नहीं पड़ा। सना ने जल्दी से निकाला। वो फोन मिलाने ही वाली थी कि ताहिरी ने उसके हाथ से उसका फोन छीन लिया और उसे घूर कर देखने लगी। सना ताहिरी से रोते हुए, प्लीज बोलो ना उन्हें, वो उसे छोड़ दे, वो मर जाएगी, प्लीज। मैं उसकी तरफ से माफी मांगती हूँ, चाहे तो आपके पैर पकड़ लेती हूँ, लेकिन प्लीज उसे छोड़ दो। ताहिरी ने जब देखा कि तानिया की सांसें किसी भी पल रुक सकती है, तो वो जल्दी से महका के पास जाकर बोली, माही ऊपर खींचे से, वरना ये मर जाएगी। महका ने कोई जवाब नहीं दिया। वो तो बस तानिया की सांसें रुकने का वेट कर रही थी। ताहिरी समझ गई थी महका अभी अपने होश में नहीं थी। उसे सिर्फ एक चीज दिखाई दे रही होगी, जो तानिया की मौत थी। ताहिरी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो यहाँ तानिया को ऐसे मरने नहीं दे सकती थी, वरना महका के लिए प्रॉब्लम हो जाती। तभी उसे कुछ याद आया। वो जल्दी से बोली, माही तुझे तेरे मेजर साहब की कसम, छोड़ दे इसे। अपने मेजर साहब की कसम सुनकर उसे होश आया। वो शांत हो गई, जैसे कि ताहिरी ने कहा था, छोड़ दे उसे। महका ने वायर को छोड़ दिया। सना जोर से चिल्लाई, एक लड़की सूट बूट पहने स्टाइल में चलते एक बंगलो के अंदर गई और एक बड़े से सोफे पर बैठ गई। उसके पीछे दो थे, जिनमें एक लड़की थी और एक लड़का था। उस लड़की ने सोफे और उस लड़की को इशारा किया। उसका इशारा पाकर वो लड़की जल्दी से उसके पास जाकर उस लड़की का मेकअप ठीक करने की। उस लड़की ने अपने सामने खड़े लड़के से पूछा, कुछ पता चला? वो लड़का सर झुकाते हुए बोला, नहीं मैम, कुछ पता नहीं कि वो गैंग यहाँ क्यों है और जो हमारे आदमी उनके पीछे थे उन्हें भी पकड़ लिया गया है। वो लड़की ये सुनकर आग बबूला हो गई। वो खड़े होकर एक थप्पड़ उस लड़के को मारकर बोली, किसी काम के नहीं हो तुम लोग, इतनी छोटी सी बात भी पता नहीं कर पाए। तुम अभी तक यहाँ क्यों हो और खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रहे हो? निकल जाओ। वो फिर सामने रखा ड्रिंक का ग्लास उठाकर पीते हुए बोली, आखिर तुम यहाँ क्यों आई हो डार्क क्वीन? कोई मकसद है तुम्हारा यहाँ होने का? इतना कहकर उस खा दिया। वही दूसरी तरफ तानिया सना को गले लगाकर रोए जा रही थी। उसकी आंखें रोने से सूख गई थी। सना उसे चुप कराने की कोशिश कर रही थी, लेकिन तानिया चुप होने का नाम ही नहीं ले रही थी। वो डर से कांप रही थी। वहीं उसे कुछ दूर महका अपने हाथों को फोल्ड करके नीचे का नजारा देख रही थी। कुछ देर पहले जब महका ने अपने हाथ में पकड़ी वायर को छोड़ दिया तो ताहिरी ने तुरंत उसे पकड़ लिया, जैसे कि उसे पता हो कि ये होने वाला था, इसलिए वो पहले से ही तैयार थी। ताहिरी ने जल्दी से तानिया को ऊपर खींच लिया। तानिया शायद बेहोश हो गई थी। सना ने जल्दी से अपने बैग में से पानी की बोतल डालकर उसके चेहरे पर कुछ पानी की बूंदों को छिड़का, जिससे तानिया को होश आ गया। आखिर कौन थी वो लड़की जो डार्क क्वीन के बारे में पता करवा रही थी? क्या तानिया महका से दूर रहेगी या फिर वो कुछ खतरनाक प्लान करेगी महका के लिए? क्या होगा आगे? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए सुनते रहिए हुई तेरी दीवानी, सिर्फ पॉकेट एफएम पर। तानिया का पूरा चेहरा लाल हो गया था, आंखें सूजी हुई थी, गले पर गहरे नीले कलर के निशान पड़ गए थे। उसने जल्दी से अपने गले को छूकर देखा। उसके गले में बहुत दर्द हो रहा था। फिर उसने अपने महका को देखा। देखकर वो बहुत डर गई और सना गले लगाकर रोने लगी। सना को उसके लिए बुरा लग रहा था। ऐसा कुछ उसके साथ पहली बार था जिसमें वो महका कह सकती थी, बात तक रहती ठीक, लेकिन तानिया को कोई नहीं बनता माँ को बीच में लाने का।
महिका तानिया के रोने से irritate हुई। वो उसे घूरते हुए उसकी तरफ बढ़ने लगी। महिका को अपनी तरफ आते हुए देखकर तानिया बहुत घबरा गई। उसकी सांसें बहुत तेज तेज चलने लगी। वो पीछे खिसकते हुए बोली। तानिया बहुत घबरा गई। उसकी सांसें बहुत तेज तेज चलने लगी। वो पीछे खिसकते हुए बोली, प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं आज के बाद तुम्हें कुछ नहीं कहूंगी। महिका ने तानिया के पास पहुंचकर नीचे बैठकर अपने गॉगल्स निकाल दिए और उसकी तरफ झुकते हुए उसकी आंखों में देखने लगी। महिका की आंखें देखकर तानिया का दिल बाहर आने को तैयार था। महिका की आंखें खून के जैसी लाल थी। कभी भी उसकी आंखों से खून की धारा बह सकती थी। महिका तानिया से डरावनी आवाज में बोली, आज के बाद अगर दोबारा मेरे सामने आई ना तो इसकी गारंटी मैं नहीं देती हूँ कि मैं तुम्हें जिंदा छोड़ दूंगी। मुझसे मत उलझना, मैं ज्वालामुखी हूँ। कब किस पर फट जाऊं इसका मुझे खुद अंदाजा नहीं है, तो तुम्हारे लिए बेहतर होगा कि मुझसे दूर रहो। तानिया रोए जा रही थी। उसे महिका से बहुत डर लग रहा था। उसने महिका की जैसी खतरनाक लड़की आज तक नहीं देखी थी। उसने जल्दी जल्दी अपना सर हाँ में हिला दिया। महिका वापस अपनी आंखों पर गॉगल्स लगाते हुए वहां से लिफ्ट की तरफ जाने लगी। ताहिरी ने अपना माथा सहलाते हुए आसपास देखा, जहां सीसीटीवी कैमरे लगे हुए थे। उन्हें देखकर उसने अपना सर ना में हिला दिया और जल्दी से महिका के पीछे भागते हुए अपना फोन निकालकर वैभव को कॉल मिला दिया। वहीं सना तो बस महिका को जाते हुए एक टक देख रही थी। वो अपने मन में बोली, कितनी कूल है यार। तभी उसके कानों में तानिया की आवाज पड़ी, जो कह रही थी, मैं इस कमीनी को छोड़ूंगी नहीं, डैड को सब बता दूंगी। जब जेल में रहेगी ना तब सारा घमंड टूटेगा। इतना कहकर वो फिर से रोने लगी। आज जो उसके साथ हुआ उसने कभी अपने सपने में भी नहीं सोचा था। उसने अपनी मौत को आज बहुत नजदीक से देखा था। दूसरी तरफ आर्मी बेस पर आज सब वहां पर आयान को देखकर हैरान थे। हमेशा खड़ूस रहने वाले मेजर की कई बार मुस्कान देखने को मिली थी, जिससे सब ऑफिसर्स हैरान थे। और तो और सबसे सख्ती से और गुस्से से पेश आने वाला मेजर सबसे शांति से बात कर रहा था। पूरे बेस पर मेजर आयान के चर्चे हो रहे थे। तेज और रौनक भी बड़े हैरान थे, लेकिन वो दोनों खुश भी थे। उन्हें इतना तो पता था कि आयान के ऐसे बिहेवियर की वजह सिर्फ महिका थी। अपने यार को ऐसे देखकर उन्हें बेहद खुशी हो रही थी। उन्हें लगा कि अब आयान कम से कम अपने बारे में तो सोचेगा। एक ब्लैक कलर की कार में वैभव बैठा अपने लैपटॉप में काम कर रहा था कि एकाएक उसकी नजर किसी पर चली गई, जिसे देखकर उसने जल्दी से ड्राइवर को गाड़ी रोकने के लिए कहा और कार को पीछे लेने के लिए बोला। ड्राइवर ने गाड़ी थोड़ी पीछे रोक दी और साइड में लगा दी थी ताकि सड़क पर ट्रैफिक न लग जाए। वैभव किसी को एक टक देखने लगा। वो कोई और नहीं, संजू थी, जो अपने दोस्तों के साथ मिलकर ठेले पर गोलगप्पे खा रही थी। वैभव उसे बड़े ध्यान से देख रहा था। संजू जब भी कोई गोलगप्पा मुंह में डालती तो अपनी आंखें बंद कर लेती, जैसे उस गोलगप्पे के टेस्ट को महसूस कर रही हो। वैभव को उसे देखकर हंसी आ रही थी, क्योंकि वो अपने मुंह से बड़े साइज के गोलगप्पे खा रही थी, जो उसके मुंह में भी बड़ी मुश्किल से आ रहा था। गोलगप्पे खाते टाइम उसका मुंह पूरा गुब्बारे की तरह फूल जाता था। वैभव एक टक बस उसकी हरकतों को देख रहा था, जो खाते खाते बार बार अपने चश्मे को ऊपर कर रही थी। उसके बाल एक जोड़े में बंधे हुए थे, जिसकी कुछ लटें उसके गालों को चूम रही थी। वैभव के दिल में आया कि वो उन बालों को अपनी उंगली से उसके कान के पीछे कर दे। संजू ने एक क्रॉप टॉप, जीन्स और एक जैकेट पहन रखी थी। वो बहुत प्यारी और क्यूट भी लग रही थी। तभी वैभव ने देखा कि वो अपने दोस्त से लड़ने लगी। वहीं स्नेहा चिढ़ते हुए संजू से बोली, अरे बस कर, कितना खाएगी। संजू खाते हुए बोली, खाने देना, मेरा एग्जाम बहुत अच्छा गया, मैंने तो फुल मार्क्स से ज्यादा का किया है। स्नेहा मुंह बनाते हुए बोली, हाँ हाँ बिल्कुल, देख रही थी मैं तुझे एग्जाम में, मेरी तरफ देखा तक नहीं। संजू मुंह में रखे गोलगप्पे को खत्म करते हुए बोली, हाँ हाँ सुबह 4 बजे से मैं किसको पढ़ा रही थी। हाँ, टीना बोली, अरे बस करो यार, कितना लड़ोगे, ये तो देखो कि हम बाहर है। स्नेहा उसे देखते हुए बोली, तो इसको कुछ क्यों नहीं बोलती? तू देख ये कब से खाया जा रही है यार, बीमार पड़ जाएगी। टीना संजू से बोली, बस करना, अब बहुत हो गया, बहुत खा लिया अब। संजू एक गोलगप्पे को मुंह के पास ले जाते हुए बोली, बस थोड़े से और। स्नेहा गुस्से से बोली, अब तो लगता है भैया को बताना पड़ेगा, पानी सर से ऊपर चला गया है मेरे। संजू ने उसे बोला। टीना उसे देखकर हंसने लगी। वैभव बहुत ध्यान से संजू की हर एक एक्टिविटी को देखे जा रहा था। तभी उसकी नजर उनसे दूर खड़े कुछ लड़कों पर पड़ी। वो वहां खड़ी लड़कियों को घूर घूर कर देख रहे थे। वैभव ने एक पर ध्यान दिया, जिसका सारा ध्यान संजू के ऊपर था। वैभव की मुट्ठियां आपस में भीज गई थी। वो तुरंत कार का दरवाजा खोलकर संजू के पीछे जाकर खड़ा हो गया। जो लड़का संजू को पीछे से घूर घूर कर देख रहा था, अचानक से सामने एक लंबे चौड़े आदमी की पीठ को देखकर वो हैरान हो गया। उसे अब संजू की एक झलक तक दिखाई नहीं दे रही थी। वहीं स्नेहा फिर संजू से कुछ कहती कि उसकी नजर वैभव पर पड़ी। वैभव को देखकर वो हैरान हो गए। उसने टीना को कूनी मारकर, टीना भी उसे वहां देखकर हैरान हो गई। स्नेहा देखकर भय गई। टीना को कूनी मार इशारा किया। टीना भी उसे वहां देखकर हैरान हो गई। स्नेहा तो वैभव को ऊपर देखकर नीचे तक घूरे जा रही थी। ब्लैक सूट बूट पहने, बालों को एकदम सेट किया हुआ, हाथ में महंगी वॉच, आंखों पर ब्लैक गॉगल्स। ब्लैक सूट बूट पहने, बालों को एकदम सेट किया हुआ, हाथ में महंगी वॉच, आंखों पर ब्लैक गॉगल्स। हाय क्या लग रहा था वो। बस अपने गलों पर हाथ रखकर से देखने लगी थी। आज के लोग भी भवी थे, लेकिन इसे अब कोई फर्क नहीं पड़ा। वो शांति से
खड़ा एकटक संजू को देख रहा था। टीना स्नेहा से फुसफुसाकर बोली, ये संजू को क्यों घूरे जा रहा है? जरूर कोई गड़बड़ है। स्नेहा उसमें खोए हुए बोली, हम तीनों में से किसी को तो देखा नहीं, वही है। टीना उसके कंधे पर हाथ मारते हुए बोली, घर की कहीं की, तू भूल गई क्या? इसी की वजह से संजू रोई थी। ये सुनकर स्नेहा सीरियस को उठने लगी। टीना ने अपना सर मिला दिया। खाते संजू भर गया। उसने आखिरी मीठी पापड़ी खाते हुए स्नेहा को देखा, लेकिन स्नेहा को कहीं और देखते हुए देख वो बोली, क्या हुआ तुझे? कहाँ ऐसे घूर कर देख रही है? ये बोलकर वो जैसे ही पीछे पलटी कि अचानक वो किसी से टकरा गई। संजू का सर वैभव के सीने से लग गया, जिससे संजू चिढ़ते हुए बोली, अरे यार खंबा किसने खड़ा कर दिया? इतना कहकर उसने उस खंबे पर हाथ रखा। संजू को खंबे की जगह कुछ और महसूस हुआ। वो अपना चश्मा ठीक से लगाते हुए बोली, अरे खंबे को किसी ने कपड़े पहना दिया क्या? एक शब्द उसके अंदर ही रह गए, क्योंकि उसे ब्लैक कलर के कपड़े दिखाई दिए। उसने अपना सर ऊपर उठाकर देखा, जहाँ वैभव उसे अजीब तरीके से घूरे जा रहा था। वैभव देखकर संजू को बहुत बड़ा झटका लगा। वो जल्दी से पीछे होकर अपने आप को ठीक करने लगी। फिर वो वैभव से बोली, अमीरजादे आप यहाँ? वैभव ने कुछ नहीं कहा। स्नेहा संजू का हाथ पकड़कर बोली, चलो हम चलते हैं। संजू ने हाँ में सर हिलाते हुए एक नजर वैभव को देखा। उसे कॉलेज की बातें याद आने लगी, लेकिन वो खुद को मजबूत करके स्नेहा और टीना के साथ चली गई। लेकिन अचानक से टीना का फोन बजने लगा। टीना फोन पर बात करने के बाद बोली, यार मुझे ना अभी मॉल जाना होगा। बुआ वहाँ पर सामान ले रही थी, लेकिन चलते चलते उनका पैर मुड़ गया, जिससे उनके पैर में मोच आ गई। उन्हीं का फोन था। संजू परेशानी से बोली, तो यहाँ क्या कर रही है? जाना उनके पास, हम भी चले क्या? टीना ने उन दोनों को अपने साथ चलने से मना कर दिया और अपना ख्याल रखने को कहकर अपनी स्कूटी से वहाँ चली गई। स्नेहा संजू से बोली, चल मैं तुझे घर छोड़ दी हूँ। संजू मना करते हुए बोली, अरे शाम हो गई है, अब रात हो जाएगी और मेरा घर उल्टा पड़ेगा तुझे, जिस वजह से तुझे देर हो जाएगी। मैं ऑटो से जाऊंगी, तू जा। स्नेहा बोली, नहीं मैं तुझे अकेले नहीं छोड़ूंगी। इतना कहकर उसने वहां देखा जहां वैभव था, लेकिन अब वो वहां पर नहीं था। उसे वहां ना देखकर स्नेहा ने एक चैन की सांस ली। संजू ने पूछा, क्या हुआ? तू वहां क्यों देख रही थी? स्नेहा बोली, मैं उस लड़के को देख रही थी जो तुझे रुलाता रहता है। अगर मैं चली गई और वो फिर तेरे पास आ गया तो? संजू कुछ सोचते हुए बोली, स्नेहा तू फिक्र मत कर, अगर वो आएंगे भी ना तो मेरे साथ कुछ गलत नहीं करेंगे। स्नेहा हैरानी से देखने लगी। संजू उसके सर पर मारते हुए बोली, बुद्धू वो मेरे पास क्यों आएंगे? उनके पास क्या और कोई काम नहीं है? और उन्हें तो मैं खुद ही पसंद नहीं हूँ, तो मेरे पास आने का सवाल तो पैदा ही नहीं होता। तू जा, मैं ऑटो कर लूंगी। स्नेहा ने हाँ में अपना सर हिला दिया और संजू को ऑटो में बिठा दिया। संजू अपना फोन चला रही थी, लेकिन उसके दिमाग में वैभव चल रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो उसके बारे में क्यों सोच रही थी, लेकिन उसके दिमाग में एक बात चल रही थी कि वैभव उसके पीछे क्यों खड़ा था। क्या वो उससे कुछ बात करना चाहता था या फिर उससे कुछ काम था? संजू यही सब सोच रही थी कि अचानक से ऑटो रुक गया। संजू बोली, क्या हुआ भैया? ऑटो वाला बोला, बहन लगता है कोई प्रॉब्लम हो गया, रुको मैं देखता हूँ। उसने कई बार ऑटो को स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन ऑटो स्टार्ट नहीं हुआ। ऑटो वाला बाहर निकलकर ऑटो को देखने लगा। संजू ने आसमान में देखा, रात होने को आई। वो ऑटो से बाहर निकलकर यहाँ वहाँ देखने लगी। दूर दूर तक कोई टैक्सी नहीं थी, सिर्फ गाड़ियां आ जा रही थी। वो खुद से बोली, एक काम करती हूँ, भैया को बुला लेती हूँ। इतना कहकर उसने फोन निकाला ही था कि एक कार सीधा उसके सामने आकर रुक गई। अचानक से उस कार को अपने सामने देखकर संजू के कदम पीछे हो गए थे। कार का शीशा नीचे हुआ, जिससे उसे वैभव का चेहरा दिखने लगा, जो उसे ही देख रहा था। वैभव को देखकर संजू कंफ्यूज हो गई। वैभव अंदर बैठे हुए ही सख्ती से बोला, अंदर आओ। और क्या अचानक ऐसे आने से संजू घबराकर बोली, मैं क्यों आऊं? वैसे जाओ, अभी और कोई टैक्सी नहीं मिलेगी। फिर वो ऑटो को देखते हुए बोला, और ये तुम्हारी सवारी तो अब ठीक होने से रही, मैं घर छोड़ दूंगा, आओ बैठो। संजू अकड़ से बोली, जी नहीं, बहुत बहुत थैंक्स आपका पूछने के लिए, लेकिन मैं अपने भैया को बोली, मुझे आपकी मदद की जरूरत नहीं है। कैसे मनाया वैभव संजू को? क्या संजू को गुस्सा करेगा? क्या करेगी संजू आगे? क्या आयन के चेहरे की मुस्कान के पीछे महका ही? क्या आयन अपने बारे में सोचना शुरू कर देगा? इन सभी सवालों के जवाब जानने के सुनते ही होती दीवानी सिर्फ गिरफ्तार। वैभव को अब गुस्सा आ रहा था। वो समझ गया था कि ये लड़की इतनी आसानी से नहीं भागी। कार से बाहर आकर संजू की तरफ बढ़ने लगी। संजू को अपनी तरफ आते हुए देखकर घबरा गई। वो पीछे जा पाती उससे पहले ही वैभव ने उसकी एक बाह को पकड़कर कार दरवाजा खोलकर उसे अंदर बिठा दिया।
फिर उसने ऑटो को देखा जो उसे ही देख रहा था। वैभव उसे बोला, मेरी गर्लफ्रेंड है, फिलहाल नाराज है, समझ गए? वाले ने हाँ सर हिला दिया। संजू कार से निकल कि वैभव ने अंदर बैठकर ड्राइवर खड़ा किया। ड्राइवर ने जल्दी से कार को लॉक करके कार स्टार्ट कर दिया। संजू गुस्से में बोली, ये क्या करे भी है? वैभव उसे घूरते हुए बोला, मैंने ऐसा भी क्या कर तुम्हारे साथ जो तुम मुझे बदतमीज कह रही हो? मैंने बस तो एक बार देखा तो सोचा तुम्हें तुम्हारी कर छोड़ दूं, लेकिन तुम मुझे ही अकड़ दिखा रही हो। संजू अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमाते हुए बोली, मैंने तो नहीं मांगी थी आपसे मदद। वैभव गुस्से से उसे देखने लगा, लेकिन फिर उसने कुछ नहीं कहा। वो अपना लैपटॉप ऑन करके उसमें काम करने लगा। संजू बहुत देर से बाहर गई थी, वो बोर हो गई थी। एक तो वो चुप नहीं रह सकती थी, तो उसने अपनी नजरें टेढ़ी करके वैभव को देखा। वैभव काम करते हुए बहुत सीरियस था और वो बहुत ही हैंडसम लग रहा था। चेहरे पर हल्की हल्की दाढ़ी की वजह से वो बहुत ही दिलकश लग रहा था। उस वक्त संजू तो उसे देखती ही रह गई। तभी वैभव बिना उसकी ओर देखे बोला, कुछ कहना है क्या? ये सुनकर संजू हड़बड़ा गई, जैसे कि उसकी कोई चोरी पकड़ी गई हो। उसने अपना सर झुका लिया। वैभव ने एक नजर उसे देखा। वो फिर एक गहरी सांस लेकर लैपटॉप को बंद करके रख देता है और संजू को देखने लगता है। संजू को महसूस हुआ था कि वैभव उसे ही देख रहा था। संजू ने आपको संभाल कर गुस्से से वैभव को देखते हुए, क्या हुआ? मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? आपने कभी कोई लड़की नहीं देखी क्या? वैभव उसकी तरफ झुकते हुए बोला, हाँ, नहीं देखी। वैभव को अपने करीब आता देखकर संजू बिल्कुल दरवाजे से चिपक गई। वैभव उसे देखते हुए बोला, क्यों? तुम भी तो मुझे चोरी छुपे देख रही थी। मैं देख रहा हूं तो तुम्हें दिक्कत हो रही है? संजू को समझ नहीं आया कि वो अब क्या बोले। वो कुछ सोचते हुए वैभव की आंखों में देखकर बोली, मैं कब आपको देख रही थी? आपको कोई गलतफहमी हुई है? वैभव एक टेढ़ी मुस्कान देते हुए बोला, क्या सच में? संजू ने अपना मुंह फेर लिया। वैभव उसकी तरफ झुका हुआ था। वो उससे दूर होता कि ड्राइवर ने अचानक से यू टर्न लिया, जिससे वैभव संजू के ऊपर गिर गया। वो पूरा का पूरा संजू के ऊपर गिरता कि उसने खुद को संभाल लिया, लेकिन वो संजू के बहुत नजदीक था। वैभव की सांसें संजू को अपने चेहरे पर महसूस रही थी। वो घबरा गई थी। उसने अपनी आंखें कसकर मीच ली थी। वैभव तो संजू में खो गया था। वो अपने चेहरे को संजू के चेहरे के और पास ले गया, जिससे कि वैभव की नाक संजू की नाक को छूने लगी थी। संजू पकड़ अपने बैग पर कस गई थी। तभी वैभव की नजर उसके हाव भाव पर गई, जो थोड़ा थोड़ा कांपने लगी थी। उसके माथे पर पसीने की बूंदें जमा हो गई थी। वैभव झटके से दूर हुआ और अपनी जगह जाकर बैठ गया। उसने अपनी टाई की नोक को ढीला किया। उसको अपने आप पर गुस्सा आने लगा। वो गुस्से से ड्राइवर पर चिल्लाते हुए बोला, ड्राइव करना नहीं आता तुम्हें? कैसे ड्राइव कर रहे हो? ड्राइवर, जो एक ब्लूटूथ कान में लगाए मस्त गाने सुन रहा था, उसे पता ही नहीं था कि पीछे क्या चल रहा है। वैभव के गुस्से करने से वो हड़बड़ाकर माफी मांगने लगा कि वैभव उसे कहीं नौकरी से ना निकाल दे। लेकिन वो सोचने लगा कि आखिर उसने क्या किया। लेकिन वो वैभव से ये तो पूछ नहीं सकता था, वरना सीधा वैभव की जवाब दे देती। वैभव के चिल्लाने से वैभव से डरकर बिल्कुल डोर से चिपक गई थी। वो कांच पर देखने लगी। वैभव को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा कि संजू उससे गई थी। वैभव ने खुद को शांत करने के लिए एक गहरी सांस ली। वैभव ने संजू की तरफ एक पानी की बोतल की। संजू ने ध्यान नहीं दिया। वैभव बोला, पानी लो, पी लो, जहर नहीं मिलाया है इसमें। संजू वैभव हुए उसके हाथ से बोतल को छीनकर पानी पीने लगी। जब वो पानी पी रही थी, वैभव की नजर उसके होठों पर टिकी हुई थी, लेकिन संजू के देखने से पहले ही उसने अपनी नजरें उस पर से हटा ली। कुछ बाद कार संजू के घर के बाहर आकर रुक गई। संजू सीधा कार से उतरने लगी। वैभव बोला, तुम्हें नहीं लगता तुम्हें मुझे थैंक्स कहना चाहिए? संजू मुंह बनाते हुए बोली, थैंक्स आपको तब कहती जब मैं खुद आपसे मदद मांगती, लेकिन आपने जबरदस्ती की तो थैंक्स सुनना तो भूल ही जाओ। वैभव खुद में बड़बड़ाया, बंदरिया। संजू ने उसकी ये बात सुन ली थी, तो उसने उसे गुस्से से देखते हुए जोर से कार के डोर को बंद किया। उसके ऐसा करने से वैभव एकदम से चौंक गया। फिर उसे एक नजर देखकर उसने ड्राइवर को कार स्टार्ट करने के लिए कह दिया। संजू उसको तब तक देखती रही जब तक वो कार उसकी आंखों से ओझल ना हो गई हो। तभी उसे कुछ याद आया। वो चौंकते हुए खुद से बोली, मैंने तो उन्हें अपने घर का एड्रेस बताया ही नहीं था, फिर इन्हें कैसे पता चला कि मेरा घर कहाँ पर है? वो ये बहुत देर तक सोचती रही। रोहन भी प्रैक्टिस से वापस आ रहा था और उसे घर के बाहर खड़ा देखकर वो बोला, ओ चूहिया, तुझे क्या हुआ जो तू यहाँ आकर खड़ी है? रोहन की बात सुनकर वो अपने होश में आई। फिर ना में अपना सर हिलाकर वो बोली, नहीं कुछ नहीं। तब उसे कुछ याद आया। वो रोहन को घूरते हुए बोली, ओ चिंपांजी जैसी शक्ल वाले, मुझे चूहिया कहा ना? भैया को आने दे, फिर देख कैसे तुझे डांट लगवाती हूँ। इतना कहकर वो उसकी बाइक के पीछे बैठ गई। रोहन उसे बाइक पर बैठते देखकर बोला, तू बाइक पर क्यों बैठ गई? उधर। संजू बोली, नहीं, मुझे दरवाजे तक छोड़। रोहन ने बेचारगी से अपना सर ना हिला दिया। अगले दिन
ताहिरी की बाइक एक बंगले पर आके रुकी। वो बंगला शहर के बीच में था। ताहिरी बाइक से उतरकर अंदर जाने लगी, लेकिन उसके सामने दो मोटे मोटे काले भद्दे से दिखने वाले गार्ड जाकर खड़े हो गए। उन्हें देखकर ताहिरी का मुंह बन गया। उसने बिना कुछ कहे एक कार्ड निकालकर उन्हें दे दिया। वो गार्ड्स उस कार्ड को ध्यान से देखने लगे, जिस पर एक शेर का सिंबल था और उस पर डार्क क्वीन लिखा हुआ था। वो कार्ड सिल्वर कलर का था जो चमक रहा था। उस कार्ड को देखकर वो दोनों जल्दी से उसके सामने से हट गए और अपना सर झुकाकर खड़े हो गए। ताहिरी उन्हें इग्नोर करके अंदर चली गई। उनमें से एक गार्ड ने जल्दी से अंदर इन्फॉर्म कर दिया था। ताहिरी अंदर पहुंची, तभी उसके सामने एक लड़की आ गई। वो उसे लेकर एक बड़े से लिविंग रूम में लेकर आ गई और उसे एक सोफे पर बैठने के लिए कह दिया। ताहिरी अपने पैर के ऊपर दूसरा पैर करके बैठ गई और वो सोफे पर अपना एक हाथ टिकाते हुए यहाँ वहाँ देखकर सीटी बजाने लगी। तभी उसने देखा कि सामने से एक लड़की आ रही थी, शॉर्ट ड्रेस पहने, आंखों पर गॉगल्स लगाए हुए। ताहिरी ने उसे ऊपर से लेकर नीचे तक देखा। वो लड़की ताहिरी से एक व्यंग्य भरी मुस्कुराहट करके बोली, क्या बात है, डार्क क्वीन ने फिर से अपने किसी पालतू जानवर को भेज दिया, खुद कहाँ छुपी बैठी है। ताहिरी मुस्कुराकर बोली, वो क्या है ना बॉस, तुम्हारी तरह मर्दों के बिस्तर पर सोकर पैसे नहीं कमाती, उन्हें मेहनत करनी पड़ती है, इसलिए उनके पास टाइम नहीं रहता। ये सुनकर सामने खड़ी लड़की का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। वैसे मेहनत तो तुम भी करती होगी ना बेड पर। वो लड़की कुछ कहने ही वाली थी कि उसके साथ वाली लड़की ने उसे रोक लिया। वो बस गुस्से का घुट पीकर रह गई। ताहिरी फिर सीरियस होकर बोली, क्यों बुलाया, सीधे मुद्दे की बात पर आओ। लॉस्ट गैंग की लीडर। वो लड़की अपने गॉगल्स उतारकर उस लड़की को पकड़ाते हुए बोली, क्यों ना तुम पहले कुछ पी लो। ताहिरी बोली, मैं यहाँ ड्रिंक करूं, इतनी जल्दी मरने की इच्छा नहीं है मेरी। ये सुनकर वो लड़की हंसते हुए बोली, तुम तो इतने में ही डर गई, तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारी ड्रिंक में जहर मिला कर दूंगी। ताहिरी बोली, तुम जैसे लोग पीठ में छुरा घोंपने के लिए होते हैं, तो क्या सच में मुझे तुम पर यकीन करना चाहिए। ये सुनकर वो लड़की गुस्से में बोली, आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे वैसे कहने की। बरखा खन्ना नाम है मेरा, ये मत समझना कि मैं चुप हूं तो तुम कुछ भी बोलती रहोगी और मैं चुपचाप सुनती रहूंगी। ताहिरी मुंह बनाते हुए दूसरी तरफ देखने लगी। बरखा के साइड में खड़ा लड़का बोला, मैम प्लीज आप शांत रहिए, इनसे मत उलझिए, वरना हम सब जिंदा नहीं बचेंगे। बरखा ने उसे घूर कर देखा। वो लड़का बोला, मैम इस वक्त हमारा काम है, आपको परमिशन लेनी है डार्क क्वीन की, इसलिए आप फिलहाल शांत रहिए। ये सुनकर बरखा ने एक गहरी सांस ली और शांति से बैठ गई। फिर वो ताहिरी से मुस्कुराते हुए बोली, हाँ, तुम भी क्या पुरानी बात को लेकर बैठ गई, रात गई बात गई। ताहिरी ने कुछ नहीं कहा। बरखा आगे ताहिरी से बोली, देखो मुझे पता है तुम पर क्या बीतती है, डार्क क्वीन के साथ काम करना सच में बहुत मुश्किल काम है, मेरे पास तुम्हारे लिए एक ऑफर है। ताहिरी ने अपनी एक आईब्रो को उठाते हुए पूछा, कैसा ऑफर। बरखा बोली, देखो हम एक दूसरे को काफी समय से जानते हैं, तो मैं बस तुम्हारा भला चाहती हूँ। ताहिरी उसे घूरते हुए बोली, कैसा भला। बरखा अपने नेल्स पर फूंक मारते हुए बोली, देखो तुम इतनी भोली भी तो नहीं हो, तुम्हें नहीं लगता कि वो सिर्फ तुम्हारा यूज करती है, उसे सिर्फ अपने से मतलब है, वो किसी के बारे में नहीं सोचती। अगर उसका फायदा हो रहा है तो सामने वाले का बेशक कितना ही नुकसान हो जाए उसे फर्क नहीं पड़ता। अरे उसमें तो इतना घमंड है जितना मैंने आज तक किसी में नहीं देखा। अरे इतना घमंड तो मुझ में भी नहीं है, तुम खुद देखो, मैं दुनिया के सामने मशहूर एक्ट्रेस हूँ, लेकिन वो तो दुनिया से छुपकर रहती है। ताहिरी उसकी बातों को बड़े गौर से सुन रही थी। ताहिरी को इतना गौर से अपनी बातें सुनता देखकर बरखा के साइड में खड़ा लड़का बोला, मैम आपका तीर बिल्कुल निशाने पर लग रहा है, आप ऐसे ही बोलते रहिए। बरखा ने उसकी बात सुनकर अपना हाँ में सर हिला दिया। फिर वो ताहिरी को देखकर बोली, देखो तुम उसके लिए कुछ भी नहीं हो, कुछ भी नहीं, तुम सिर्फ उसके काम करने का एक जरिया हो, बस, उसके अलावा कुछ नहीं। तभी तो तुम्हें अंडरवर्ल्ड में कोई नहीं जानता। ताहिरी कुछ नहीं बोली, बस दूसरी तरफ देखने लगी। बरखा एक टेढ़ी मुस्कुराहट के साथ बोली, देखो तुम ना मेरे साथ मिल जाओ, हम दोनों मिलकर अंडरवर्ल्ड पर राज करेंगे, बस मुझे क्वीन की गद्दी चाहिए और तुम मेरी राइट हैंड बनोगी, क्या कहती हो। मैं जानती हूँ वो तुम्हें तुम्हारी मेहनत का फल नहीं देती है, तो तुम मेरे साथ मिल जाओ। ताहिरी तो कहीं खोई हुई थी। बरखा उसे देखते हुए बोली, सुन रही हो तुम मैं क्या कह रही हूँ। ताहिरी ने होश में आते हुए पहले उसे देखा, फिर वो हंसते हुए बोली, मतलब तुम कह रही हो कि मैं माही को छोड़कर तुम्हारे साथ मिल जाऊं। बरखा अकड़ से बोली, और नहीं तो क्या, मैं तुम्हें मालामाल कर दूंगी। ताहिरी अपनी एक आईब्रो को उठाते हुए बोली, तुम मुझे मालामाल करोगी, पहले खुद तो हो जाओ। बरखा उसे घूरते हुए बोली, जबान संभाल कर। ताहिरी एक गहरी सांस लेकर बोली, अच्छा मैं जबान संभाल कर बात करूं, इतनी देर से तुम जो बकवास कर रही थी। क्या करेगी ताहिरी आगे। इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए सुनते रहिए हुई तेरी दीवानी, सिर्फ पॉकेट एफएम पर। ताहिरी आगे बोली, और क्या कहा था तुमने, वो मेरा यूज कर रही है, तुम्हें पता भी है यूज करना क्या होता है। हाँ पता होगा ही, क्योंकि बहुत से मर्दों ने तुम्हें यूज करके जो छोड़ दिया। बरखा गुस्से से खड़ी होकर चिल्लाकर बोली, ताहिरी। ताहिरी उसके गुस्से वाले चेहरे पर बोली, अरे रुको रुको, अभी तो और सुनो, क्या कहा था तुमने, वो सिर्फ अपने बारे में सोचती है, क्या सच में ऐसा है। फिर वो एक तेज हंसी हंसते हुए बोली, अगर तुम हमारे किसी एक बॉडीगार्ड से भी पूछोगी ना, तो उसकी सैलरी भी तुम्हारे इस घटिया मेकअप से भी ज्यादा होगी जो माही उन्हें देती है। अगर उनमें से किसी एक को कुछ भी हो जाए ना, तो उसके पूरे परिवार की जिम्मेदारी वो अपने कंधे पर लेती है। और क्या कहा था तुमने, उसमें घमंड है। हाँ उसमें घमंड नहीं, बहुत घमंड है। आखिर घमंड हो क्यों ना, क्वीन की गद्दी पर है वो, तो उसमें कुछ तो बात होगी। पता है क्वीन ने मुझसे एक बात कही थी कि हर एक इंसान को अपने ऊपर घमंड होना चाहिए। अगर आज के जमाने में खुद पर घमंड ना हो ना,
तो दुनिया कब तुम्हें बेचकर खा जाए इसका पता भी नहीं चलेगा। लेकिन घमंड भी उनके सामने करो जो तुम्हें कुछ नहीं समझते। और हाँ, फिर क्या कहा था तुमने कि तुम एक मशहूर एक्ट्रेस हो और वो दुनिया से छुपकर रहती है। अरे तुम चाहे दुनिया के सामने कितनी ही फेमस हो जाओ, लेकिन क्वीन से कभी नहीं जीत सकती। और ये बात तुम भी जानती हो कि उसके सामने तुम्हारी कोई औकात नहीं है। बरखा का चेहरा गुस्से से लाल हो गया था। ताहिरी आगे बोली, और तुमने क्या कहा था? मैं उसके लिए कुछ नहीं हूँ। इतना बोलकर ताहिरी कुछ पर सोचने लगी। ताहिरी ने नीचे देखते हुए कहा, मैं उसके लिए क्या हूँ ये उससे ज्यादा कोई नहीं जानता, खुद मैं भी नहीं। फिर वो एक गहरी सांस लेकर बरखा को ऊपर से लेकर नीचे तक देखते हुए बोली, अरे उस गंजे का नाम क्या है जिसके सहारे तुम इतनी फेमस हुई हो? इतना कहकर वो उसका नाम याद करने की कोशिश करने लगी। बरखा के साइड में खड़ा लड़का झट से बोला, देवेंद्र कुमार। ताहिरी बोली, हाँ वो देवेंद्र कुमार। बड़ा बुरा हुआ यार ये जानकर कि उसने तुम्हारे साथ क्या क्या किया, और उस पर तुम्हारी खुद जीभ मर्जी भी थी। बरखा टेबल पर से बोतल उठाकर जमीन पर मारते हुए बोली, इसके बारे में तुम कैसे जानती हो? फिर वो उस लड़के को बोली, जल्दी सभी आदमियों को बुलाओ। उस लड़के ने हाँ में सर हिला दिया और वहाँ कुछ ही सेकंड्स में 20 से 30 गार्ड्स इकट्ठे हो गए। ताहिरी उन्हें देखकर खड़े होते हुए बरखा को एक टेढ़ी स्माइल देकर बोली, मैं तो और भी बहुत कुछ जानती हूँ। बरखा अब ताहिरी को और बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। वो सोफे पर से गन उठाकर ताहिरी की तरफ पॉइंट करके बोली, आज तो मैं ही तुम्हारा किस्सा खत्म कर देती हूँ। फिर वो हंसते हुए बोली, और तो और तुम यहाँ अकेली हो, तुम्हारे साथ तो कोई है भी नहीं। मेरे सभी बॉडीगार्ड्स तुम्हें नोच खाएंगे, या फिर मैं तुम्हें गोली मार दूं और यहीं दफना दूं। कैसा रहेगा? किसी को पता भी नहीं चलेगा। वहीं उसे ऐसा करते देखकर उसके साथ वाला लड़का और दूसरी लड़की दोनों थर थर कांपने लगे थे। वो लड़का अपने मन में बोला, ये क्या कर रही हो मैम? क्यों खुद को मौत का न्योता दे रही हो? ताहिरी हंसते हुए उसके सामने जाकर बोली, हाँ तो चलाओ गोली, मैं भी इंतजार कर रही हूँ। बरखा उसकी बात सुनकर हैरान हो गई। ताहिरी अपने हाथ को मोड़ते हुए बोली, हाँ तो इंतजार किसका कर रही हो? चलाओ गोली। बरखा ट्रिगर दबाने ही वाली थी कि अचानक से उसे कुछ याद आया और वो रुक गई। कुछ सोचकर उसके हाथ पैर कांपने लगे। ताहिरी ने उसकी हालत नोटिस कर ली थी। वो उसकी तरफ झुकते हुए बोली, तुम तो क्या, यहाँ खड़ा एक भी इंसान मुझे छू नहीं सकता। देखो अपने सभी आदमियों को। बरखा ने यहाँ वहाँ देखा, वो सब अपना सर झुकाकर खड़े थे। गुस्से से बरखा की पकड़ गन पर मजबूत हो गई थी। ताहिरी आगे बोली, क्योंकि ये बात तुम अच्छे से जानती हो कि अगर मुझे एक खरोच भी आए तो क्वीन तुम्हें क्या, तुम्हारी आने वाली जनरेशन तक को ना जीने देगी और ना तुम मरने देगी। बरखा का सर अपने आप झुक गया। वो ये बात अच्छे से जानती थी कि डार्क क्वीन के लिए ताहिरी क्या थी। ताहिरी अकड़ के साथ बोली, देख लो मुझे, मेरे पास तो अभी गन भी नहीं है और ना ही मेरे बॉडीगार्ड साथ में है। मैं अकेली हूँ, मार सकती हो तो मुझे मार दो। अच्छा मौका है तुम्हारे पास। बरखा उसे खा जाने वाली नजरों से घूरने लगी। ताहिरी बोली, नहीं मार सकती तुम मुझे, आखिर मेरी माही का खौफ ही इतना है, तो पता चल ही गया होगा कि मैं उसके लिए क्या हूँ। बरखा उसे घूरते हुए बोली, जो होगा मैं देख लूंगी, लेकिन तुझे मारने के बाद मुझे बड़ा सुकून मिलेगा। इतना कहकर उसने वापस गन को ताहिरी की तरफ पॉइंट कर दिया, लेकिन ताहिरी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। वो गोली चला पाती कि एक गार्ड भागते हुए आया और बोला, मैम उनका लेफ्ट हैंड आया है और शायद डार्क क्वीन खुद यहाँ पर आई है। ये सुनते ही बरखा बुरी तरह से चौंक गई। उसका पूरा शरीर कांपने लगा। उसने अपने हाथ में पकड़ी गन को जल्दी से उस लड़के की तरफ उछाल दिया। ताहिरी उसे देखकर हंसने लगी। एक अंधेरे कमरे में आयान एक बड़ी सी चेयर पर बैठा हुआ था और वहाँ पर रोशनी के नाम पर सिर्फ एक छोटा सा बल्ब जल रहा था। उसके चेहरे पर एक नकाब था। उसके सामने 5 ऑफिसर्स खड़े थे। कोई कम उम्र का था, कोई ज्यादा उम्र का था, लेकिन उन सबके चेहरे पर एक अलग ही तेज था। इस वक्त वहाँ पर बहुत ही गंभीर माहौल बना हुआ था। आयान के साइड में खड़ा अंसार उन्हें कुछ समझा रहा था। अंसार की बात खत्म हो जाने पर आयान कड़क लहजे और तेज आवाज में बोला, इस मिशन की इन्फॉर्मेशन आप 5 के अलावा और किसी को पता नहीं चलनी चाहिए। सबने एक साथ कहा, यस चीफ। आयान ने उन्हें कुछ बातें और समझाई। 5 ऑफिसर्स आयान को सैल्यूट करके वहां से चले गए। अंसार ने आयान को देखा जो सिगरेट जला रहा था। उसके चेहरे पर कोई एक्सप्रेशंस नहीं थे। तभी वहां दूसरे दरवाजे से रौनित और तेज आए। रौनित आयान को देखने लगा जो सिगरेट के कश लिए जा रहा था। तेज ने अंसार से इशारे में पूछा। अंसार तेज के साइड में खड़ा होकर उसके कान में बोला, पता चला है कि कुछ टेररिस्ट इस शहर में छुपे हुए हैं जो शायद कुछ बड़ा प्लान कर रहे हैं। उन लोगों को पकड़ने की तैयारी। तेज ने हाँ में सर हिला दिया। रौनित सीरियस होकर बोला, मुझे तुझसे पूछना है। आयान ने उसे पूछने का इशारा किया। रौनित बोला, तूने उस चोरी किए हुए हार की इन्वेस्टिगेशन क्यों रुकवा दी? क्या मैं ये जान सकता हूँ? आयान उसकी बात को इग्नोर करते हुए बोला, तुझे मैंने एक काम दिया था, वो हुआ। रौनित उसे गुस्से से देखने लगा और बिना कुछ कहे वहां से चला गया। रौनित उस दरवाजे को देखता रहा। आयान से बोला, तो फिक्र मत कर, अभी वो बस थोड़ा गुस्से में है, तू जानता है ना उसे। उसका गुस्सा उसकी ही तरह जल्दी ही शांत हो जाएगा। आयान ने कुछ नहीं कहा। वहीं बरखा खन्ना के बंगलों पर बरखा की हालत बहुत बुरी हो गई थी। उसके पूरे बिल्डिंग पर डार्क क्वीन का राज हो गया था। चारों तरफ डार्क क्वीन के बॉडीगार्ड्स थे। डार्क क्वीन एक बड़े से सोफे पर आराम से बैठी थी। उसका फेस ऑफ था। वहां पर सिर्फ कुछ लोग ही मौजूद थे। डार्क क्वीन के साथ ताहिरी बैठी थी। डार्क क्वीन के पीछे वैभव बिल्कुल सीधा बिना एक्सप्रेशन के खड़ा था और सामने सोफे पर बरखा बैठी थी और उसके साइड में उसकी असिस्टेंट और उसका खास आदमी खड़ा था जो फिलहाल डरे हुए थे। बरखा अपना गला साफ करते हुए बोली,
क्या आप कुछ पीना पसंद करेंगी? डार्क क्वीन ने उसे घूर कर देखा, जिससे वो हड़बड़ा गए। ताहिरी डार्क क्वीन का मतलब समझ गई थी। वो मुस्कुराकर बोली, अरे मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मिस बरखा खन्ना तो आपकी तारीफ कर रही थी। इतना कहकर उसने बरखा को एक डेविल स्माइल दी, जैसे कि कह रही हो बता दूं। वही बरखा की हालत तो ताहिरी की बात सुनकर बहुत बुरी हो गई। उसने ताहिरी की ओर देखा, कहीं वो डार्क क्वीन को कुछ बता ना दे। डार्क क्वीन बोली, मेरी तारीफ? ताहिरी हंसते हुए बोली, हाँ बिल्कुल, और तो और मेरे लिए एक ऑफर भी जी भला के था। फिर वो टेढ़ी नजरों से बरखा को देखकर बोली, है ना, सही कह रही हूँ ना मैं? बरखा ने ताहिर को घूर कर देखा, फिर उसकी नजर डार्क क्वीन पर पड़ी, जो अपनी लाल आंखों से उससे हिल रही थी। ये देखकर वो हड़बड़ा गई और सामने में एक ही सांस में खत्म कर दिया। फिर खुद को शांत करके बोली, देखो मुझे किसी चीज की परमिशन चाहिए। डार्क क्वीन ने कुछ नहीं कहा। उसके बदले वैभव ने पूछा, कैसी परमिशन? बरखा ये सुनकर एक टक वैभव को देखने लगी, लेकिन वैभव बिना किसी एक्सप्रेशन के उसे देख रहा था। तभी उसके पीछे खड़ा लड़का बोला, मैम आप कहाँ खो गए? बरखा वैभव पर से नजरें हटाकर इधर उधर देखने लगी। फिर वो गहरी सांस लेकर बोली, वो मुझे उसे बोलने में बहुत डर लग रहा था। डार्क क्वीन ने अपनी वॉच में टाइम देखा, जिससे वैभव बरखा से बोला, हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है। ये सुनकर बरखा फिर से वैभव को देखने लगी, जिससे ताहिरी घूर कर बरखा को देखने लगी। बरखा फिर एकदम सीधी बैठकर बोली, हाँ मेरे पास एक ऑफर आया है, उसके बदले मुझे कुछ लड़कियों की ट्रैफिकिंग करनी होगी, उससे मुझे बड़ा फायदा होने वाला है, लेकिन इसके लिए मुझे आपकी परमिशन चाहिए। लड़कियों का इंतजाम मैं खुद कर लूंगी। ये सुनकर डार्क क्वीन की मुट्ठियां आपस में भींच गई। वैभव और ताहिरी भी बड़े गुस्से में नजर आ रहे थे। उन्हें बहुत गुस्सा आ रहा था बरखा की बात सुनकर। डार्क क्वीन ने एक नजर बरखा पर डाली, जिसे ये कहने में थोड़ी सी भी हिचकिचाहट नहीं हुई। डार्क क्वीन एक नजर उसे ऊपर से लेकर नीचे तक देखते हुए शांत आवाज में बोली, तुम बड़ी खूबसूरत जवान हो, तो क्यों ना ये काम तुमसे शुरू होना चाहिए। ये सुनकर बरखा गुस्से से लाल हो गई। ताहिरी के चेहरे पर एक टेढ़ी स्माइल आ गई। डार्क क्वीन शांत आवाज में वैभव से बोली, तुम्हें क्या लगता है इसके लिए हमें कितना मिलेगा? वैभव एक नजर ऊपर से लेकर नीचे तक बरखा को देखते हुए बिना किसी एक्सप्रेशन के बोला, एक। बरखा हैरानी से वैभव को देखने लगी, जैसे उसे वैभव से इसकी बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। ताहिरी ने पूछा, क्या 1 करोड़? वैभव दूसरी तरफ देखते हुए बोला, 1 लाख। ये सुनकर ताहिरी की हंसी निकल गई। बरखा गुस्से से चिल्लाते हुए बोली, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बारे में ऐसा कहने की? डार्क क्वीन डरावनी आवाज में बोली, क्यों, क्या हुआ? अभी तो बड़ी परमिशन मांग रही थी, जब खुद पर बात आई तो बौखला गई। बरखा गुस्से से कांप रही थी। डार्क क्वीन तेज और कड़क आवाज में बोली, इसके बारे में भूल जाओ और ध्यान रहे, अगर मुझे पता चला कि इस काम में तुम शामिल हो तो मुझसे माफी की उम्मीद मत रखना। इतना कहकर वो वहां से जाने लगी। बरखा चिल्लाते हुए बोली, तुम भी कोई दूध की धुली हुई नहीं हो, ये बात तुम भी जानती हो कि तुम भी गलत काम करती हो, वेपन्स की ट्रैफिकिंग और ड्रग्स की ट्रैफिकिंग करती हो, और ना जाने क्या क्या गलत काम करती हो। डार्क क्वीन बिना उसकी तरफ देखे बोली, हाँ करती हूँ, क्या कर लोगी? बरखा सिर्फ गुस्से का घूंट पीकर रह गए। आगे वैभव को कैसे पता चला संजू के घर का एड्रेस? क्या होगा आगे? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए सुनते